इस न्यूज़ के साथ कश्मीर फाइल्स जो मूवी आई है, कहीं ना कहीं जो कश्मीर से विस्थापित हुए लोग हैं, जो देख के आ रहा है, कहीं ना कहीं उनके जो आंसू हैं वो निकल के आ रहे हैं। और जो हालात उस वक्त बनाए गए थे 90 में, क्या हालात थे, किस तरह थे। भरत जी हमारे साथ जुड़ गए। भरत जी, क्या लग रहा है आपको जिस तरह से ये पिक्चर बनाई गई है? एकदम रियलिटी है, लेकिन उस वक्त जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, 3 लाख से ज़्यादा जो लोग थे वहाँ से जम्मू की तरफ या और कहीं की तरफ वापस निकले, क्या उस वक्त की सरकारें सोई हुई थी कि इनके ऊपर इतना जो आपकी कम्युनिटी के ऊपर इतना जुल्म हो रहा था? देखिए, ये पिक्चर जो है रियलिटी बेस्ड है, सच्ची घटनाओं पे आधारित है। मैं इस बात को मानता हूँ। और 32 साल के बाद कोई एक इंसान है जिसने पूरे हिंदुस्तान को ये सच्चाई दिखाई है। लेकिन आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा स्टार्ट में कि हिंदुस्तान को ये सच्चाई देखेगी। हिंदुस्तान को सच्चाई देखने के बाद जो पॉलिटिकल तंत्र है हिंदुस्तान का, चाहे लोकल पॉलिटिकल तंत्र हो, चाहे देश का पॉलिटिकल तंत्र हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, चाहे पीडीपी, चाहे कांग्रेस पार्टी, चाहे बीजेपी पार्टी, ये क्या मुंह दिखाएंगे अब पब्लिक को, हिंदुस्तान की पब्लिक को? क्योंकि इन पॉलिटिकल पार्टी को हर किसी घटना का इल्म था, हर किसी घटना की नॉलेज थी जो कश्मीरी पंडित के साथ हुआ। चाहे किसी को आरी से कटवाया, चाहे किसी को कितने माओ बहनों का रेप किया गया, कितने लोगों को मारा गया, किसी को ड्रम में मारा गया, किसी को चौराहे पे मारा गया, किसी को अगवा करके मारा गया। ये सब घटनाएं हर किसी पॉलिटिकल पार्टी के नॉलेज में थी। अब हिंदुस्तान की जनता इस सच्चाई से रूबरू हो गई। मेरा एक क्वेश्चन है इस पॉलिटिकल तंत्र से, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी से, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पे जो बदनुमा दाग है 1990 का, जो एक इंडिपेंडेंट कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री, एक लोकतंत्र कंट्री, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी पे एक काला धब्बा है, जो कि आज तक 32 साल में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने धोया नहीं, धो नहीं सकी इसको और ना धो पाएगी। इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर ये नॉलेज थी कि कश्मीरी पंडितों को इतना जुल्म हुआ, उस जुल्म के कारण 4 से 5 लाख लोग कश्मीरी पंडित 5000 साल संस्कृति लेके घर से पलायन करना पड़ा, ये किस मुंह से आज हिंदुस्तान की जनता के सामने जाएंगे? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, नेशनल हो, पीडीपी हो, ये किस मुंह से जाएंगे पब्लिक के सामने और किस मुंह से उनसे बात करेंगे कि ये जो आंसू बह रहे हैं अभी पब्लिक को फूट फूट के, ये 32 साल के जो आंसू अंदर दबा के थे कश्मीरी पंडित, वो आज बह रहे हैं। क्या ये आंसू खाली बहेंगे या बिकेंगे? ये आंसू अगर बहेंगे, क्या हिंदुस्तान का पब्लिक क्या सड़कों पे उतरेगा कश्मीरी पंडितों के लिए न्याय मांगने के लिए? मैं पूरे हिंदुस्तान से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हिंदुस्तान की जनता इस पिक्चर को देखने के बाद, इस पिक्चर की सच्चाई जानने के बाद, कश्मीरी पंडितों के जुल्म की सच्चाई देखने के बाद सड़कों पे उतरेगी क्या? कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाएगी क्या? जी, इसमें बहुत सी कम्युनिटी थी जो टारगेट हुई, सिख, हिंदू, कश्मीरी पंडित, बहुत ही कम्युनिटी। मैं मानता हूँ सरदारों पे भी इतना ही जुल्म हुआ है, मुसलमानों पे भी बहुत सारा जुल्म हुआ है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ। कोई कम्युनिटी आतंकवाद से छूटी नहीं है, पूरा तंत्र कश्मीर का आतंकवाद से लिप्त है। लेकिन एक माइनॉरिटी कम्युनिटी जिसको कश्मीर से बाहर भगाया गया, उस कश्मीरी कम्युनिटी के जुल्म हर किसी पॉलिटिकल पार्टी को मालूम है। आज की जो पावर में पॉलिटिकल पार्टी है, इनको भी मालूम है। ये अभी तक इस सच्चाई को छुपाते क्यों रही? इन्होंने इंटरनली डिस्प्लेस्ड स्टेटस क्यों नहीं दिया? इन्होंने हमें रिफ्यूजी का स्टेटस क्यों नहीं दिया? इन्होंने जिनोसाइड को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया? कि क्या मुश्किलें थी इनको? क्या सच्चाई जो थी, सच्चाई को जुटलाने के चक्कर में 32 साल निकाल दिए हर किसी पॉलिटिकल पार्टी में? मैं बोल रहा हूँ, लानत है ऐसे पॉलिटिकल तंत्र पे जिसने इतने बड़े जुल्म पे ऊपर ढक्कन रखा। लेकिन वो ढक्कन आज विवेक अग्निहोत्री ने खोल दिया और इस ढक्कन में पूरे सब पॉलिटिकल तंत्र को नंगा कर दिया। और मैं उसका धन्यवाद देता हूँ। एक चीज़ और पूछूंगा, जब 90 में ये वाकया नजर आया, यानी कि ये काला दिन ही हम मानते हैं, तब केंद्र में जनता दल और बीजेपी थी, बिल्कुल, ठीक है, और जो इन्होंने गवर्नर भेजा था वो भी इन्हीं का था। बिल्कुल। क्या ये संभाल क्यों नहीं पाए इस चीज़ को?
बोलते तो ये तो बड़ा कुछ कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, उस पिक्चर में एक चीज़ बताई गई है, 370 का हवाला दिया गया है, 370 हटाओ, कश्मीरी विस्थापित को कश्मीर में बसाओ। अब तो हट गया है, अब क्यों नहीं? देखिए, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी आई है वो पब्लिक के लिए काम नहीं करती है। पॉलिटिकल पार्टी पहले अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में हर कोई हथकंडा अपनाती है। आम पब्लिक जितना सताया जाए उतना पॉलिटिकल पार्टियों को उसको बनाने में उनको वोटों का फ़ायदा होता है। तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है किसी पार्टी से, क्योंकि हमने हर किसी पार्टी को देखा। हमने 90 तक कांग्रेस को देखा कश्मीर में, जिसने ये हालत बना दी कि कश्मीरी पंडितों को बाहर निकलना पड़ा। हमने 90 से आज तक बीजेपी को भी देखा, जिसने कश्मीरी पंडितों का नाम बुना पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस मुक्त भारत कर दिया। लेकिन अब हमें तसल्ली हो गई। मैं इस पिक्चर के बनाने वाले को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस पूरे गंदगी का एक ढक्कन खोल दिया और पूरा सच्चाई का एक सच्चाई की एक स्टोरी दिखाई, एक सच्चाई की जो हुआ है धरती पे उसको ओपन कर दिया। और इसको ओपन करने के बाद पूरे पॉलिटिकल तंत्र को नंगा कर दिया। एक चीज़ और पूछूंगा मैं आपसे, 90 में चीफ मिनिस्टर जो थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे। जब एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है, गवर्नर आए तो बाद में लगा ना, क्योंकि लगातार 6 साल यहाँ पे गवर्नर राज लगा, उसके बाद इलेक्शन हुई। तब जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने क्या किया? मैं मान रहा हूँ, मैं सबसे पहले ही बोला कि लोकल पॉलिटिकल तंत्र उतना ही जिम्मेवार है जितना हिंदुस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट है। क्या ये एक स्टेट हिंदुस्तान के बाहर था? कहाँ थी हिंदुस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट जो ये दावा करती है कि कश्मीर में पूरे हिंदुस्तान से सबसे ज़्यादा आर्मी है? कहाँ थी एडमिनिस्ट्रेशन तभी कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाने के बजाय बाहर का रास्ता उन्होंने सही समझा? क्या ये कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के लिए वहाँ कैंप नहीं बना सकते थे? हिंदुस्तान के लिए मुश्किल था, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, हिंदुस्तान की आर्मी के सामने, हिंदुस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन के सामने क्या ये चीज़ें मुश्किल थी? एक चीज़ और मैं पूछूंगा, वहाँ पर जो टेम्परेचर है कश्मीर का वो ठंडी थी। जब ये लोग यहाँ से निकाले गए 45 डिग्री जो टेम्परेचर था यहाँ पर था, और जो टेंट थे उसमें रहे बिच्छू कीड़े जो यहाँ पर थे, कहीं ना कहीं उनका भी इनको सामना करा। कई लोग तो उसी से मर गए। देखिए, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने जो किया आपके लिए, क्या लग रहा है ये सही था या और कुछ करना चाहिए था? देखिए, किसी सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं कहा। मेरे को माफ़ कर लेना, किसी सरकार ने कश्मीरी पंडित के लिए कोई एहसान नहीं किया। एहसान एक जन ने किया पॉलिटिकल तंत्र में जो आज इस धरती पे नहीं है, वो स्वर्ग में है, वो बाला साहब ठाकरे हैं। हम बाला साहब ठाकरे के तहे दिल से ऋणी हैं और उसका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने कश्मीरी पंडितों को तहे दिल से एक ऐसा दरवाज़ा खोला जिसके कारण कश्मीरी कम्युनिटी आज 80% कश्मीरी कम्युनिटी रोटी खा रही है सुबह शाम। उसने पूरे दरवाजे खोले और बाला साहब ठाकरे का हम तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। और 32 साल के बाद उसी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट में कश्मीरी पंडितों के बारे में क्वेश्चन उठाया, वो भी शिवसेना का थी, प्रियंका चौधरी जी, उसका भी हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कश्मीरी पंडितों के बारे में कुछ नहीं किया। ये बोल रहे हैं जगदी कैंप बना दिया, ये सिटी से उठा के नाले में फेंक दिया। क्या जगदी कैंप बनाया? वो उससे अच्छा काउशेड होते हैं, उससे अच्छा वो पोल्ट्री फार्म के लोग, पोल्ट्री फार्म के मुर्गे होते हैं, उनसे अच्छा फैसिलिटी है। जगदी से, पुरकू से, मुठी से क्या कर रहे हैं? कोई भी गवर्नमेंट ने कश्मीरी पंडितों को सिर्फ अपने मुफाद के लिए खड़ा रखा है। कश्मीरी पंडितों की रिहैबिलिटेशन के लिए, कश्मीरी पंडितों की तरक्की के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए, जीव जाति के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन जो पीएम पैकेज आया था मनमोहन सिंह के टाइम में, कहीं ना कहीं बसाने की दोबारा वापस की बात की गई थी। कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ आ चुके हैं, एक नौकरी होगी, आहिस्ता आहिस्ता करके कश्मीर के जो लोग हैं वहाँ से निकले, वो बसेंगे, वो कुछ दिखने। देखिए, पीएम पैकेज कश्मीर मनमोहन सिंह ने दी थी। उस पीएम पैकेज में भी खोट थी। आप बोलोगे क्यों खोट थी? पीएम पैकेज रोजगार जरूर है, हम धन्यवाद देते हैं मनमोहन सिंह जी का, लेकिन मनमोहन सिंह जी ने उस दिन ये नहीं सोचा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक स्टेट है। हम तो बहुत गुन गा रहे थे, जम्मू कश्मीर लद्दाख एक स्टेट है। क्या मनमोहन सिंह जी उस दिन कश्मीरी पंडितों को लद्दाख में या जम्मू में एडजस्ट नहीं कर सकते थे? क्या कारण था कि कश्मीरी पंडितों को टेस्टिंग वोट बना के सिर्फ कश्मीर में भेजा और उनसे बांध लिया गया कि आपको एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं? और उसमें भी
इन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों के दलाल अपने लोगों को जम्मू में एडजस्ट कर दिए, जिसका जो कोई कानून ही नहीं था। ये सब मेरे भाई पॉलिटिकल तंत्र है। लेकिन अभी जिस तरह से यूटी बन चुकी है, अभी पॉलिटिकल तंत्र लगा क्योंकि लद्दाख तो हमसे अलग कर चुके हैं। लद्दाख तो अभी कट चुका ना, अभी पॉलिटिकल तंत्र वहीं है। पॉलिटिकल तंत्र थोड़ी मरेगा, वो तो वहीं है, वो अपना काम कर रहा है। अभी यहाँ यूटी है, लेकिन यूटी किसकी है? यहाँ डायरेक्ट सेंटर का रूल है। सेंटर में कौन है? सेंटर में एक पॉलिटिकल पार्टी का रूल है, तो उसका तो इन्फ्लुएंस रहेगा ना। तो उसके जो यहाँ उसका इन्फ्लुएंस अभी यहाँ पर है, तो 370 खत्म हो चुकी है। यानी कि कश्मीरी विस्थापित जो लोग जम्मू में रह रहे हैं, जैसे बताया गया है कि वो लोग वापस जा सकते हैं ना वहाँ पर। अभी 370 तो खत्म हो चुकी है, अब तो बसा सकते हैं। अब क्यों नहीं बसा रहे भाई गुलशन जी? 370 हटने से लोग, हम सभी कश्मीरी पंडित खुश हो गए थे, क्योंकि बीजेपी ने बनाया था कि कश्मीरी पंडितों को वापस न जाने का कारण सिर्फ 370 है। हमने उस दिन बहुत खुशी मनाई, 370 हट गया। लेकिन कश्मीरी पंडित के लिए कोई भी फर्क नहीं पड़ा। कश्मीरी पंडित वहाँ का वहाँ ही है, जो का तो है। वही 108 रुपये दे रहे हैं। एक भिखारी बना दिया, एक इतना दर का भिखारी बना दिया, इसकी हालत इतनी खराब कर दी। इन सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को ऊपर जाके उस भगवान के पास जवाब देना पड़ेगा, और ज़रूर देना पड़ेगा। देखिए भरत जी से बात हम कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात, जिस तरह कश्मीर फाइल्स जो मूवी आई है और उसके बाद यानी कि जो बिल है वो पास होने वाली है, आप किस तरह देखते हैं इसको, क्या होना चाहिए? देखिए, एक विवेक तनखा जी है, मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस के हैं, वो एक प्राइवेट बिल टेबल कर रहे हैं 17 मार्च को जी। हमने ये सुना है कि वो बिल में उन्होंने कुछ लोगों से राय पूछी है, जो कि या तो बाहर रहते हैं या हिंदुस्तान के दिल्ली या कहीं और सिटी में सेटल है। जिन लोगों को कश्मीर से कोई वास्ता नहीं है, उन लोगों को सिर्फ पिकनिक स्पॉट से वास्ता है और अपने बिजनेस से वास्ता है। तनखा जी ने उनकी राय लेके उस बिल में, हमने ये सुना है सूत्रों के अनुसार, उसने 1 प्लेस सेटलमेंट का प्रावधान लिखा है। अगर तनखा जी ये आपने 1 प्लेस सेटलमेंट का प्रावधान उसमें डाला है, तनखा जी आप इस चीज़ का जवाब दे दें और पूरा कांग्रेस जवाब दे दें कि अगर इसमें 1 प्लेस सेटलमेंट का प्रावधान दिया है आपने, तो आपकी सरकार 10 साल थी, आप लोगों ने तभी क्यों नहीं किया इसके बारे में कुछ। और दूसरी बात, अगर इसमें 1 प्लेस सेटलमेंट की बात है, इसका मतलब वो हिंदुस्तान की धरती 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, और वो क्रिमिनल होगा। रिलीजन बेस पे आप कश्मीर की धरती को 2 टुकड़े कर रहे हैं, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हिंदुस्तान में अगर कोई भी धरती का टुकड़ा रिलीजन बेस पे डिवाइड होगा बसने के लिए, वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अपोजिट है। और मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों के बीच में जो कश्मीर के 2 टुकड़े करना चाहते हैं और उन लोगों के बीच में जो आज़ादी मांग रहे थे, कोई फ़र्क रहेगा। मेरा ये कहना है कि कश्मीर, पूरा कश्मीर हर किसी समाज का है। पूरे कश्मीर का कोना कोना, हिंदू का भी उतना ही है, मुसलमान का भी उतना ही है, सरदार का भी उतना है, ईसाई का भी उतना है। हर किसी कम्युनिटी को ये हक है कि कश्मीर के कोने कोने में उसकी रीच हो, उसकी पहुंच हो, और वो कश्मीर के हर किसी डिस्ट्रिक्ट में रहे। मेरा हिंदुस्तान गवर्नमेंट से ये कहना है कि अगर ये बिल 1 प्लेस सेटलमेंट के को सिफारिश करती है, इसको सरे से नकार दिया जाए, और कश्मीर में 5 से 6 कॉलोनीज़ कश्मीरी पंडितों के लिए, माइग्रेंट्स के लिए बसाई जाए, ताकि वो पूरे कश्मीर में आराम से रह सके, दूसरी कम्युनिटी के साथ रह सके, मिलजुल के रह सके, और कश्मीर हिंदुस्तान का एक ही कश्मीर रहे, एक ही हिंदुस्तान रहे। कोई कश्मीर के टुकड़े करने की बात कोई न सोचे। और विवेक तनखा जी, आपने उन लोगों से, सो कॉल्ड वाइट कॉलरों से पूछा, और आपने उनके कहने पे इस बिल में डाली। क्या आपने जगदी के लोगों से पूछा? क्या आपने पुरखू के लोगों से पूछा? क्या आपने आम कश्मीरी पंडितों से पूछा, जिनके रूट्स वहाँ इन्वॉल्व हुए हर किसी कॉर्नर में, हर किसी डिस्ट्रिक्ट में, जिनका ज़मीन वहाँ हर किसी डिस्ट्रिक्ट में है? क्या उनसे आपने पूछा कि वो चाहते हैं वो सब पूरा ज़मीन जायदाद छोड़ के, क्या वो अपने धर्म स्थान, अपने मंदिर, अपने जो उनके स्थान है, जैसे भद्रकाली है, जैसे चंडीगाम है, जैसे टिक्कर है, जैसे बारामूला की देवी है, जैसे बूढ़ा अमरनाथ है, जैसे तुलमुला है, जैसे अमरनाथ है, क्या इसके कंप्रोमाइज़ करेंगे? कश्मीरी पंडित किसी चीज़ का कंप्रोमाइज़ करने वाला नहीं है। कश्मीरी पंडित कश्मीर में शान बशाना मुसलमान भाइयों के साथ रहेगा और भाईचारे के साथ रहेंगे, और कश्मीरी पंडित को
कश्मीर के हर किसी कोने पे जाने का हक है। ये एनिमल जोन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ज़रूर देना पड़ेगा। देखिए भरत जी से बात हम कर रहे थे और सबसे बड़ी बात जिस तरह कश्मीर फाइल्स जो मूवी आई है और उसके बाद यानी कि जो पिक्चर देख के आ रहा है कहीं ना कहीं उसके आंसू निकल रहे हैं। लेकिन जब ये पिक्चर मैंने भी देखी, मैंने ये पिक्चर देखी यानी कि लोग बहुत दिक्कत में थे, बड़ी परेशानी में यहाँ पहुँचे, कई उन्होंने अपने बच्चे खो दिए, कई उन्होंने अपने माँ बाप खो दिए, लेकिन सरकारों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ पॉलिटिक्स करने में ये सब कुछ लगे हुए हैं। और आज ये जो कश्मीर के हालात थे वो खुल के सामने सबके आ गए हैं। 370 का हवाला दिया गया था, अब तो 370 भी नहीं है, अब तो कश्मीरी जो विस्थापित लोग हैं कहीं ना कहीं इनको कश्मीर में वापस भेज दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।